मैं एक दुकानदार हूँ और मेरे पास मेरे पिता की दी हुई एक पुरानी किराने की दुकान है। मैं उसी दुकान में बैठकर पूरे गांव की ज़रूरतों का ध्यान रखता हूँ। हमारे गांव हरिहरपुर में पीढ़ियों से लोग व्यापार करते आ रहे हैं और मैं भी अपने पिता के बताए रास्ते पर ही चलता हूँ। ये दुकान ही मेरे जीवन का हिस्सा है। हर एक त्योहार पर दुकान एक नया रंग भर देती है। अब मैं 50 पार कर चुका हूँ। मेरा पूरा जीवन इसी दुकान में बीता है। घर से दुकान और दुकान से घर, यही सफर है मेरा। एक दिन की बात है, जब मैं दुकान से घर लौट रहा था। अरे ओ भाई, रामेश्वर रुको तो जरा। रामेश्वर, तुम बहुत भरोसेमंद आदमी हो। तुम्हारे जैसा गांव में कोई नहीं है। आज रात एक जरूरी सरकारी सामान पहुंचाना है। ये सामान अस्पताल में देना है सुबह तक, और मेरे पास समय भी नहीं है कि मैं अस्पताल चला जाऊं। कौन सा अस्पताल बाबूजी? सिवान का जिला अस्पताल है। आज रात को ही पहुंचाना है। सामान बहुत जरूरी है। बाबूजी, आज रात में? आज तो अमावस की रात है। उन्होंने मेरी बात को हवा में उड़ा दिया। अरे रामेश्वर, सरकारी काम में अमावस पूर्णिमा नहीं देखते। मुझे विश्वास है तुम सब संभाल लोगे और सामान सही समय पर पहुंचा दोगे। मैंने सिर हिला दिया। काम तो काम है, सरकारी हुक्म टालना ठीक नहीं। और वैसे भी तहसीलदार साहब ने मेरे पिता की बहुत सहायता की थी, तो मैं तहसीलदार साहब की बातों को मना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने मुझे एक बक्सा दिया। बक्सा भारी था, जैसे पूरी तरह भरा हुआ था। तहसीलदार बाबू, क्या है इस बक्से में? सरकारी मेडिकल का सामान है। ज्यादा पूछो मत, सुबह तक पहुंचा देना कैसे भी करके। बात कुछ अजीब लगी, पर मैंने चुप रहना बेहतर समझा। रात के 8 बज चुके थे। पूरा गांव अंधेरे में डूबा था। बस कहीं कहीं दियों की टिमटिमाहट दिख रही थी। मुझे रास्ता तो पता ही था और मैं सीवान की ओर चल पड़ा। रास्ता सुनसान था। धान के खेतों में मेंढक टर्राते थे, झिंगुर गुनगुनाते थे। हवा में मिट्टी की गंध और नमी भरी थी। कुछ दूर चलने पर रास्ते में मुझे रघुनाथ काका का ढाबा मिला। देखने में तो वो कोई बड़ा ढाबा नहीं लग रहा था, लेकिन हां, उस ढाबे पर रघुनाथ काका रात भर चाय परोसते थे। मैं ढाबे के सामने रुक गया। अरे ओ काका, एक कप चाय मिलेगी क्या? काका ने नजर उठाई। अरे रामेश्वर, तू आज रात में कहाँ चला? आज तो भादों की अमावस है बेटा। सरकारी सामान है काका, पहुंचाना जरूरी है। आज की रात भी घुप अंधेरा लिए हुए है। जंगल से होकर मत जाना। खुद पर भरोसा रखना बेटा, पर सावधानी भी रखना। और हाँ, अगर जंगल से कुछ आवाज सुनाई दे तो जवाब मत देना, और पीछे भी मुड़कर मत देखना। समझ रहे हो ना मेरी बात को? मैं काका की बातों पर हंस दिया। मैंने हंसकर कहा, अरे काका, वो तो सुनी सुनाई बातें हैं। मैं उस जंगल से सैकड़ों बार गुजर चुका हूं। काका, आप भी कैसी कैसी बातें करते हैं? आपने मुझे बच्चा समझ रखा है क्या, जो मैं डर जाऊंगा? पर जो भी हो, काका की बात सुनकर मेरे भीतर कहीं एक हल्का सा डर उतर गया था। मैं अब करता भी क्या? मैं अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ने लगा। अब धीरे धीरे रात गहराने लगी थी। चांद नहीं, तारे नहीं, बस हवा की सरसराहट और दूर कहीं सियारों की आवाजें सुनाई देती। जंगल से पहले एक बड़ा बरगद का पेड़ आता है। गांव के लोगों के मुंह से मैंने कहते हुए सुना था कि वहां कोई पुरानी आत्मा रहती है। पता नहीं कैसे बरगद का पेड़ देखते ही गांव वालों की बातों की याद आ गई। घने अंधेरे में मैं धीरे धीरे जंगल को पार करने लगा।
जंगल का रास्ता बिल्कुल शांत और सपाट था, लेकिन अब कर भी क्या सकता था मैं। तभी अचानक मेरे पीछे से एक आवाज आई। अचानक मैं जंगल के बीचों बीच रुक गया और इधर उधर देखने लगा, और तभी अचानक एक फुसफुसाने की आवाज आई। भैया, मुझे आगे छोड़ दोगे क्या? मैंने झटके से पीछे देखा। कोहरे में एक परछाई उभर रही थी। मैंने जब उस आदमी को देखा तो वह एक फौजी था। कौन हो तुम और यहां इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैंने उस फौजी से डरते हुए पूछा। जंगल के आगे मेरा गांव है। मैं रास्ता भटक गया हूं, तो क्या तुम मुझे मेरे गांव तक पहुंचा दोगे? मेरे पैरों में जैसे जान ही न रही। मैं बोल भी नहीं पा रहा था, बस सिर हिलाया। अब वो फौजी मेरे साथ चलने लगा। मेरा मन बेचैन हो उठा था, पर अब मैं कर ही क्या सकता था। जंगल की चढ़ाई खत्म होते ही एक तीखा मोड़ आया। तभी अचानक पीछे से एक आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत डरावनी थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। तभी अचानक मेरे सामने एक छोटा बच्चा बैठा हुआ दिखाई दिया, जो कि देखने में ठीक ठाक ही लग रहा था। वो बच्चा मुझे देख रहा था और मुस्कुरा भी रहा था। तुम कौन हो बच्चे? तुम यहाँ इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? मैं जंगल पार नहीं कर पाया। मुझे लगता है मैं रास्ता भटक गया हूँ। मुझे जंगल के बाहर छोड़ दोगे क्या? पता नहीं क्यों अचानक मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने धुंध में देखने का प्रयास किया तो वो बच्चा गायब था, और अचानक वो फौजी भी गायब हो गया। मैं डर गया और पीछे हट गया। तभी जंगल की तेज हवाएं चलने लगीं और जंगल में अंधेरा गाढ़ा हो गया। और तभी अचानक किसी स्त्री के रोने की आवाज आने लगी, धीमी पर चुभती हुई। मैंने डरते हुए पीछे देखा तो एक अजीब स्त्री खड़ी थी, बाल खुले, आंखें लाल। वो धीरे धीरे मेरी ओर आ रही थी। मैं मेरा पैर भी नहीं हिला पा रहा था। वो स्त्री देखने में तो कुछ और ही लग रही थी। वो मेरे पास आई और बोली, क्या तुमने मेरे बच्चे को देखा है? उसे इस जंगल के बाहर छोड़ दो। मैंने डर कर अपनी आंखें बंद कर लीं और मेरे पैर अपने आप ही भागने लगे। धीरे धीरे कोहरा फट रहा था। जंगल की हवा सीटी की तरह कान में बज रही थी और पीछे से वह स्त्री डरावनी आवाज निकाल रही थी, पर मैंने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं। करीब 1 घंटे चलने के बाद घना जंगल खत्म हुआ। जंगल के बाहर एक पुलिस चौकी थी। मैं उस चौकी के पास पहुंचा और तब अरे रामेश्वर भाई, तू इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? सरकारी सामान पहुंचाना है, सीवान के सरकारी अस्पताल में। और तब सिपाही मेरे पास रखे बक्से को देखा और मुझसे पूछा, तुम्हारे पास ये बक्सा कैसा है और इस बक्से के अंदर क्या हो सकता है? तहसीलदार वाले बाबू ने कहा था कि मेडिकल सप्लाई है इस बक्से में। सिपाही कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि तू उस घने जंगल से बाहर कैसे आ गया, वो भी आधी रात को। उस जंगल में एक डायन रहती है जो लोगों को अपना शिकार बना लेती है। जैसे मैंने सिपाही की बात सुनी, मानो मेरा दिल ही रुक गया। मैंने कांपते हुए उस सिपाही से पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? कहीं मुझे डरा तो नहीं रहे हो ना? भला मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? मैं पूरी तरह डर गया था और कुछ भी बोला नहीं। और सुबह होते होते मैं सीवान के अस्पताल पहुंच गया। डॉक्टर साहब बाहर ही खड़े थे, और डॉक्टर साहब जैसे ही मुझे आते हुए देखा, उन्होंने मुझसे कहा, धन्यवाद रामेश्वर, ये पार्सल मेरे लिए बहुत जरूरी था। इस बक्से में मृत शवों के अवशेष है, जो कि सेना अस्पताल से भेजे गए थे तहसीलदार साहब के पास। मैं डॉक्टर की बात सुनकर ठिठक सा गया। पिछले हफ्ते जंगल के पास बहुत बड़ा हादसा हुआ था। एक सैनिक, उसकी पत्नी
और उसका बच्चा मारे गए थे। पहाड़ी से गाड़ी नीचे गिर गई थी। अब उनके अवशेष पहचान के लिए मेरे पास भेजे गए हैं। मैं कुछ भी बोल ही नहीं पाया, बस दूर से उस बक्से को देखता रहा। वापसी के समय मैं बिल्कुल डरा हुआ और चुप था। सूरज ऊपर चढ़ चुका था। खेतों में मजदूर काम पर लग चुके थे। जब गांव पहुंचा तो रघुनाथ काका ढाबे पर बैठे थे। वो मुझे देखते ही बोले, आ गया रे रामेश्वर, देखा ना, कहाँ था ना मैंने, रात भारी है। काका, आपने सही कहा था। उस जंगल में कुछ अजीब हुआ था मेरे साथ, कुछ बहुत ही डरावना। और तब काका ने मुझसे बस इतना ही कहा, बेटा, कुछ रास्ते जिंदा होते हैं और उन पर जो एक बार चल दे वो रास्ता उसे हमेशा याद रखता है। आज उस घटना को 20 साल हो गए, पर जब कभी रात के सन्नाटे में गांव की तरफ से किसी पुरानी गाड़ी की ठक ठक सुनाई देती है तो लगता है कोई है जो अब भी जंगल पार कर रहा है।